हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेट टॉपिक। ये जो क्लाइमेट टॉपिक है इसको मैं जो भी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करूँगा, ट्राई करूँगा कि ख़त्म हो जाए। ये मैं 3 वीडियोस डालूँगा इसकी में, पार्ट 1, 2, 3 करके, और उसमें ये कंप्लीट क्लाइमेट टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन, चाहे मेंस का हो या प्री का हो, आप क्लाइमेट टॉपिक से अगर वो रिलेटेड है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हो, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। मेनली जो एनसीईआरटीज़ हैं उसकी बेसिक नॉलेज होगी, और उसके बाद मैं अपने नोट्स का एक वीडियो डालूंगा। तो इस तरीके से क्लाइमेट टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये है क्लास 9th में, और एक क्लास 11th में, 2 जगह ये क्लाइमेट टॉपिक दे रखा है। तो अच्छा, क्लाइमेट टॉपिक में हम रीड क्या करेंगे? क्लाइमेट टॉपिक में हम रीड करेंगे कि इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इंडिया में एक्चुअल में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है, और सिर्फ क्या इंडिया में ही होता है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, जिसकी वजह से इंडिया में ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो सीजन्स हैं, कौन कौन से सीजन्स होते हैं। तो अब सीजन्स, तो अब हम इंडिया में ही रहते हैं तो हम सबको पता है कि सीजन्स कौन से होते हैं, पर उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों होते हैं वही सीज़न। दूसरा, जो इतनी वेरिएशन है सीज़न के बीच में, कि दिसंबर में कश्मीर में माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, और वहीं केरला में 25 ऑन एन एवरेज चल रहा है, गर्मियाँ हो रही हैं। तो ऐसा क्यों डिफरेंस है? तो ये भी हम पढ़ेंगे इन सीज़न के बीच में डिफरेंस क्या है। दूसरा, साउथ वेस्ट मानसून किस तरीके से इंडिया में एंटर होता है, कहाँ कितनी बारिश करता है, ये सब भी पढ़ेंगे हम इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि इंडिया में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग एरियाज़ में। और दूसरा, जो रेन है, रेनफॉल पैटर्न है इंडिया का, वो ऐसा क्यों है कि कहीं ड्रॉट होता है इंडिया में सेम मंथ के अंदर, और कहीं फ्लडिंग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है इंडिया में, ये रेनफॉल पैटर्न ऐसा मानसून की वजह से इतना वेरिएशन क्यों है रेनफॉल में। तो ये भी हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो ये सब हम इसमें ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, अब क्या है, ये हमें इसमें इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि हम अलग अलग क्लोथ्स क्यों पहनते हैं अलग अलग मंथ्स में। तो हम जुलाई में गर्म कपड़े नहीं पहनते, जुलाई में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि कंफर्टेबल रहें। वहीं दिसंबर में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो ऐसा क्यों है? दूसरा, क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज होती है, जो हम सोचते हैं कि इस मंथ में ऐसा टेम्परेचर होता है, इतनी गर्मियाँ होती हैं, इतनी सर्दियाँ होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट। और वेदर क्या है? वेदर हम जो डेली फेस करते हैं, कि आज जो है अचानक बारिश हो गई, उसके बाद धूप आ गई। तो जो बारिश आ गई, धूप आ गई, अलग अलग टाइम पे एक ही सेम डे के अंदर, तो वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हम एटमॉस्फेयर फेस कर रहे हैं वो है वेदर। और जो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि भाई लॉन्ग पीरियड की, कि इस महीने में गर्मियाँ होती हैं, इस महीने में सर्दियाँ होती हैं, इस महीने में टेम्परेचर ऐसा होता है, इस महीने में बारिश पड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। और जो डेली वेरिएशन होती है उसको बोलते हैं वेदर। तो ये होता है क्लाइमेट, और ये वेदर का ये छोटा सा डिफरेंस है। उसके बाद, जो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वो वर्ड मॉनसून का मतलब क्या है, उस वर्ड मॉनसून का, और वो मॉनसून वर्ड आया कहाँ से। तो जो मॉनसून वर्ड है ये आया है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब है सीजन्स। और अच्छा, ये अरेबिक वर्ड ही क्यों, और ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड क्यों नहीं है? तो ये एक्चुअल में ऐसा है कि जो सेलर्स हुआ करते थे फर्स्ट सेंचुरी में, तो वो अरब जो ट्रेडर्स थे, सेलर्स थे, उन्होंने जब वो इंडिया की तरफ आना होता था, तो उनको जब पता चला कि एक इस टाइप की विंड बहती है जो इंडिया जाती है सीधी, और वो जून जुलाई के मंथ में होती है, तो वो उसी टाइम सेलिंग करना स्टार्ट कर देते थे, तो और वो इंडिया आ जाते थे। तो इसीलिए अरेब जो अरब्स थे उन्होंने ही ये वर्ड दिया मौसम, उसी से हम ये मानसून वर्ड रेफर करते हैं। अच्छा, मानसून वर्ड का मतलब क्या है? सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये है मॉनसून वर्ड का मतलब। अच्छा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया में। और ये जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है
साउथ ईस्ट एशिया में और हमारे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया क्या है? साउथ ईस्ट एशिया जो इंडिया के ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो ये है साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे भी यही सेम वेदर पैटर्न होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, और हमारे यहाँ पे भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। जो ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं विद इन अ रीजन भी, और विद इन हमारी कंट्री के अंदर भी और दूसरी कंट्रीज में भी। तो ऐसा नहीं है कि सारी जगह सेम टाइप का मॉनसून है, सेम टाइप की बारिश है। इसमें बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस होती हैं। तो होता क्या है कि समर मंथ्स में राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहीं कश्मीर में 20 डिग्री टेम्परेचर है। और वहीं विंटर में सेम, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा है विद इन इंडिया कि अलग अलग स्टेट्स में सेम मंथ में कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे राजस्थान थार डेजर्ट में, अच्छा ऐसा भी होता है कि सेम डे के अंदर, जैसे जो डेजर्ट एरियाज हैं इंडिया के, वहाँ पे विद इन अ डे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है कि दिन में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वहीं रात को वही सेम टेम्परेचर 15 डिग्री पहुंच जाता है सेम जगह पे। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सब भी हम इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसी सेम जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश या फिर स्नोफॉल, वो सब प्रेसिपिटेशन में ही काउंट होता है। तो जो प्रेसिपिटेशन है वो भी इतनी वेरिएशन है इंडिया में कि नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, और वहीं अगर हम वेस्ट में चले जाए राजस्थान में, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ड्राई होता है, सूखा होता है। तो इतना वेरिएशन क्यों है? उसके बाद क्या सेम मंथ में हर जगह बारिश पड़ती है? नहीं, वो बारिश भी अलग अलग मंथ्स में पड़ती है इंडिया में। तो ये भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अच्छा, इंडिया के क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या है? तो ये चैप्टर कहता है कि 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं इंडिया में, और वो क्या क्या है? वो लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। अच्छा, ये क्या क्या होते हैं? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है जो हमारी अर्थ के बीच में से लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन पास होती है। तो जैसे इक्वेटर, इक्वेटर की लाइन भी एक लैटिट्यूड है, उसके ऊपर जो लाइन जाएगी वो भी लैटिट्यूड है। तो इस तरीके से 90 डिग्रीज तक बहुत सारी लाइंस जाएंगी, और सेम नॉर्थ में, सेम साउथ में। तो ये होगा लैटिट्यूड। और अल्टीट्यूड क्या होगा? अच्छा, ये हमने किसी और चैप्टर में भी आपने कहीं पढ़ा होगा कि अल्टीट्यूड लैटिट्यूड का डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसके लिए एक अलग चैप्टर है। अच्छा, अल्टीट्यूड क्या है? अल्टीट्यूड होता है हाइट, कितनी हाइट पे जाते जा रहे हैं हम, कौन से, तो उसी हिसाब से क्लाइमेट, उसी हिसाब से क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम प्लेन एरिया में रहते हैं या फिर हम शिमला में रहते हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस है सेम मंथ के अंदर, सेम डे के अंदर टेम्परेचर में। तो सेम उसमें प्रेसिपिटेशन में भी डिफरेंस है। उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये भी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। प्रेशर और विंड सिस्टम क्या है कि किस तरह से हवाएं बहती हैं और किस एरिया में बहती हैं, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं कि उल्टा होता है, क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक ये हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी से भी क्या क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है, कि जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सी से क्या मतलब है। उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। तो ये कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट जो है, इसका, जिसको डिस्टेंस फ्रॉम द सी बोलते हैं, इसका क्लाइमेट के ऊपर क्या असर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स। अच्छा, रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं कि जो भी वेरिएशन होती है हाइट में या फिर लैंड सरफेस, जैसे हम जो लैंड प्लेन एरिया होता है या लैंड सरफेस होता है, वो कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, तो उसको बोलते हैं रिलीफ फीचर। तो ये होता है रिलीफ फीचर। तो इन सब का क्लाइमेट पे, तो अब होता क्या है कि जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ है, मतलब जो लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड का क्लाइमेट से क्या लेना देना है? तो लैटिट्यूड का क्लाइमेट से एक्चुअल में क्या लेना देना है कि जो लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं, जिसको हम इमेजिनरी लाइन करते हैं कि भाई इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे से सबसे ज़्यादा गोल है अर्थ। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो
और कर्व हो जाएगी। तो जो अर्थ का कर्वेचर है, जो अर्थ की शेप है, उस शेप की वजह से क्या होता है, उस शेप की वजह से जो सनरेज होती हैं, वो सनरेज शेप की वजह से अर्थ पे थोड़ी स्लांटिंग पड़ती है या फिर स्ट्रेट पड़ती है। तो वो क्यों, जैसी वो रेज पड़ेंगी उसी हिसाब से वो एरिया हीट रिसीव करेगा। तो लैटिट्यूड का क्या उसमें रोल है कि जैसे जैसे कर्वेचर अर्थ का बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसमें जो सोलर एनर्जी रिसीव कर रहा है वो घटती चली जाएगी। तो इसीलिए जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं, जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो जाएगा उस एरिया का। और इसी तरीके से अल्टीट्यूड का क्या लेना देना है कि जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है। वो टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो जाता है, तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वहाँ पे एयर थिन हो जाती है और वहाँ पे पार्टिकल्स कम हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसीलिए वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे ठंड बढ़ती चली जाती है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट के हिसाब से। तो इसी तरीके से तो लैटिट्यूड में क्या है, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो कर्वेचर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ये है लैटिट्यूड का फर्क अर्थ के ऊपर। और अल्टीट्यूड का क्या है, सेम जैसे नीचे प्लेन एरिया से हाइट के ऊपर चले जाते जाएंगे तो उसी तरीके से टेम्परेचर घटता जाएगा। अच्छा, अब प्रेशर और विंड सिस्टम का क्या रोल है कि जो प्रेशर है और विंड सिस्टम है, जो प्रेशर है और जो विंड सिस्टम है, वो क्या करते हैं, वो जो लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड होता है अर्थ का, वो उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो उससे वो क्यों अफेक्ट होंगे, जैसे हाइट से है, अब हाइट से विंड नीचे की तरफ चलेगी कि ऊपर की तरफ, तो हाइट से विंड नीचे की तरफ चलेगी, जहाँ पे हाइट नहीं होगी, थोड़ा प्लेन एरिया की तरफ चलेगी हाइट से। इसी तरीके से अल्टीट्यूड भी अफेक्ट कर रहा है और लैटिट्यूड भी अफेक्ट कर रहा है विंड और प्रेशर को। और वही वो भी फिर टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को फिर इन्फ्लुएंस करते हैं कि जैसे जैसे विंड जाएगी प्रेशर जाएगा, और तो उसी तरीके से जो रेनफॉल है वो भी उसके साथ बहेगी। और सी का क्या रोल है, सी क्या करता है, सी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्लाइमेट के ऊपर डालता है। कि सी क्या करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस सी से लैंड की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम और डीप जाएंगे कॉन्टिनेंट के अंदर, हम सी से दूर होते चले जाएंगे, उसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो सी क्या करती है, सी टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती है, मतलब सी टेम्परेचर को लेवल कर देती है। जैसे अब हम केरला में जाएं या गोवा में जाएं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वहाँ पे टेम्परेचर में 5-6 डिग्री 8-10 डिग्री का वेरिएशन आता है बस पूरे साल के अंदर। और वहीं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में टेम्परेचर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस होता है, 8-6 तक चला जाता है दिल्ली में, 2-2 डिग्री टेम्परेचर टच कर जाता है कभी कभी दिल्ली में, एक्सट्रीम विंटर्स हो जाती है नॉर्थ में। और उसी सेम मंथ के अंदर ही जनवरी या दिसंबर के अंदर ही केरला के अंदर 25 डिग्री होता है दिसंबर में, और वहीं गर्मियों में भी वही 25 से 30-35 तक पहुंचता है बस। तो इतना ही डिफरेंस आ पाता है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द जो सी होता है ये मॉडरेट करता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा सी से, वैसे वैसे इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस टेम्परेचर के ऊपर घटता चला जाएगा। तो इसको कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट बोलते हैं, ये मैंने पहले ही बताया। अच्छा, ओशन करंट्स का अब क्या लेना देना है, तो ओशन करंट्स का क्या है कि जो विंड्स हैं ओशन की, जो ओशन के साथ, ओशन में क्या होता है, जो ऊपर ऊपर उसके विंड्स चलेंगे ओशन के, उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होएगी। तो वो विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी, मॉइस्चर लाके बारिश करेंगी। तो ऑन शोर विंड है कि ऑफ शोर विंड है, वो भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही हैं। इसी तरीके से रिलीफ जो होता है, रिलीफ क्या होता है, रिलीफ होता है कि किसी भी एरिया में ऊंचाई कितनी है, गड्ढे कितने हैं, वहाँ पे पहाड़ी कितनी है। तो रिलीफ क्या होता है, जो भी एरिया होता है वहाँ पे हाइट कैसी है उस एरिया की, ऊंचा नीचा कैसा कैसा एरिया है वो, तो उसको बोलते हैं रिलीफ। तो रिलीफ भी सेम क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट डालता है अपना, कि माउंटेन्स हैं कि नहीं है। अब माउंटेन्स एज अ बैरियर एक्ट कर सकते हैं, और माउंटेन्स ना हो, डेजर्ट्स हो, तो बिल्कुल वो अलग इन्फ्लुएंस डालेंगे, वो हीट भी देंगे।
और ऊपर से वो पूरा एरिया प्लेन छोड़ देंगे तो विंड्स एकदम सीधी सीधी चली जाएंगी। तो उसको अब माउंटेन्स में एक होती है लीवर्ड साइड और एक होती है विंडवर्ड साइड। तो माउंटेन्स भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं कि जो लीवर्ड साइड होती है उस साइड बारिश नहीं पड़ती है, क्योंकि जो विंड्स होती है वो टकरा के पहली साइड ही बारिश कर देती है विंडवर्ड साइड में। तो इस तरीके से माउंटेन्स का भी बहुत अफेक्ट है इनके ऊपर, क्लाइमेट की। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो इंडिया का जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो इंडिया की लोकेशन क्या है। इंडिया की लोकेशन है कि इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके बाद जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ से और मिजोरम तक, ईस्ट तक ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करती है और आधी सब ट्रॉपिकल एरिया में लाई करती है। तो इस तरीके से जो सेम अब हमने पढ़ा कि अर्थ पे जो अर्थ का कर्वेचर है उस पे सनरेज उसी हिसाब से पड़ेंगी जहाँ पे उसकी लोकेशन होएगी। तो इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में लोकेट कर रहा है और सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो मतलब इंडिया सन के थोड़ा पास है, मतलब वहाँ पे हीट ज़्यादा होएगी। तो इंडिया एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री है, कह सकते हैं ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इंडिया का टेम्परेचर सन की वजह से, लैटिट्यूड की वजह से, कि इंडिया की जो लोकेशन है उसकी वजह से अफेक्ट होता है। इसी तरीके से अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड क्या है, इंडिया में जो सबसे बड़ा रिलीफ फीचर है अल्टीट्यूड है। तो इंडिया के माउंटेन्स हैं जिसमें कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है माउंट एवरेस्ट या फिर हिमालयाज, जिसमें माउंट एवरेस्ट उसकी सबसे बड़ी पीक है। तो जो हिमालयाज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरीके से अब इंडिया में वेस्टर्न घाट्स भी हैं, ईस्टर्न घाट्स भी हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं इस हमारे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को मॉडरेट करने में या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए। अच्छा, हिमालयाज क्या करते हैं, हिमालयाज का रोल क्या है। हिमालयाज दो काम कर रहे हैं। देखो, हिमालयाज एक तो विंड को रोक रहे हैं, दोनों दो साइड की विंड रोक रहे हैं। एक तो जो ठंडी विंड आती है कहाँ से आ रही है, वो रशिया में जो टेम्परेचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। रशिया का एरिया एक साइबेरिया, तो रशिया के जो साइबेरिया वाले एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। उन टेम्परेचर्स को क्या करते हैं, सेंट्रल एशिया के थ्रू जब वो पास होंगे तो हिमालयाज उनको रोक देते हैं। तो उन जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं साइबेरिया से सेंट्रल एशिया की तरफ, उन सेंट्रल एशिया की हवाओं को रोक देते हैं ताकि वो इंडिया में एंटर ना हो। तो हिमालयाज का ये बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, हिमालयाज क्या करते हैं कि जो नीचे से रेन कैरिंग विंड्स होती हैं, रेन कैरिंग हवाएं निकलती हैं जो कि मॉइस्चर लेके आती हैं इंडियन ओशन से, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से, वो विंड्स को रोक देते हैं और उसमें क्योंकि मॉइस्चर होता है तो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश हो जाती है। तो ये है माउंट एवरेस्ट, ये हिमालयाज का काम। तो इसी तरीके से इंडिया में जो है थोड़ी जो विंटर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती जितनी सेंट्रल एशिया या रशिया में होती है। ठीक है। अच्छा, प्रेशर एंड विंड का क्या काम है। प्रेशर और विंड तो प्रेशर और विंड का क्या है कि प्रेशर, इंडिया का क्लाइमेट और प्रेशर और विंड बहुत अफेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जो प्रेशर है, तो प्रेशर एक सिंपल फिनोमिना के साथ मूव करता है। जो विंड प्रेशर होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है और लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो होता क्या है कि प्रेशर एंड विंड द क्लाइमेट एसोसिएटेड। तो इंडिया में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो इंडिया की एक तो लोकेशन जो है उसकी वजह से, और इंडिया के अंदर से जो विंड चल रही है या फिर इंडिया की तरफ जो विंड आ रही है उसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। तो कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स और अपर एयर सर्कुलेशंस और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो एक तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्ली, नॉर्थ में ईस्ट की साइड है इंडिया की लोकेशन। तो जो उस साइड से विंड्स निकलेंगी वो भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगी। उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये क्या है कि जो जो प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं
एक इक्वेटर के पास होती है, एक ट्रॉपिक्स में होती है, उसके बाद एक सब ट्रॉपिक्स में होती है। तो जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जहाँ पे इंडिया आधा लाया करता है, तो वो वाली भी विंड्स इंडिया को अफेक्ट करती हैं। तो होता क्या है कि कुछ विंड्स जो कि साउथवर्ड मूव करती हैं, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इंडिया की तरफ आ जाती हैं। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। और अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट साइड, और सदर्न हेमिस्फेयर में वही विंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये डिफ्लेक्ट होना है लेफ्ट और राइट, और नॉर्थ में जैसे राइट और साउथ में लेफ्ट, इसको बोलते हैं फेरल्स लॉ। ये जो है, ये जो अर्थ की रोटेशन की वजह से ये फोर्स क्रिएट हो रही है, इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो ये कोरियोलिस फोर्स, अब इसका क्या साउथ वेस्ट मानसून से लेना देना है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स पे सबसे ज्यादा असर ये कोरियोलिस फोर्स का ही है कि जो साउथ की तरफ विंड जा रही थी। अच्छा, विंड का जो नाम होता है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट विंड या नॉर्थ ईस्ट विंड, तो विंड जिस साइड से बहती है उसका नाम उस साइड, उसका नाम उसकी वजह से रखा जाता है। इसलिए नहीं रखा जाता कि किस साइड बह रही है, इसलिए रखा जाता है किस साइड से आ रही है। तो विंड जो है अगर वो साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही थी, तो मतलब वो साउथ में जा रही थी, साउथ साइड से निकली। तो अगर वो साउथ जा रही थी मतलब वो जा रही थी इंडियन ओशन और सदर्न ओशन। तो अब वो हुआ क्या कि वो साउथ वाली विंड जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, इक्वेटर के पास आई, डिफ्लेक्ट हुई, और डिफ्लेक्ट होकर कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो इंडिया की तरफ आ गई। इसी विंड को साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं। तो अब ये इंडिया की तरफ ही क्यों आई? ये इंडिया की तरफ इसलिए आई क्योंकि इंडिया में लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, इंडिया में लो प्रेशर कंडीशंस क्यों क्रिएट हुई? कि जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, और जो प्रेशर होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो प्रेशर होता है वो अपोजिट होता है कि अगर लो टेम्परेचर है किसी जगह पे तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए जो ओशंस के लो टेम्परेचर हैं और जो हमारी अर्थ सरफेस है, जो हमारा सरफेस होता है इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सरफेस है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो सन रेज हैं वो अब कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से ज़्यादा रिसीव हो रही हैं। कहाँ पे? अर्थ के, ये हमारे इंडिया के सरफेस वाले एरिया में। तो इसीलिए इंडिया का सरफेस वाला एरिया ज़्यादा हीट हो जाता है, वहाँ पे हीट होने की वजह से लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से जो विंड्स हैं अब वो इंडिया की तरफ मूव हो जाएंगी, जो कि साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स थी। अच्छा, इन्हीं विंड्स की वजह से अरब ट्रेडर्स वगैरह आते थे, इसीलिए उसका उसका नाम मानसून विंड्स है। ठीक है। अच्छा, जो मानसून विंड्स है ये एक्चुअल में सिर्फ समर्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। नहीं तो जो विंटर्स में बारिश हो रही है वो इंडिया में दो अलग अलग रीजन्स की वजह से हो रही है। ये जो समर्स में बारिश हो रही है, मानसून की जो रेनफॉल है, वो इस साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से आ रही है। पर जो इंडिया में विंटर्स में बारिश हो रही है वो इसकी वजह से नहीं आ रही है। वो वाली बारिश आ रही है या तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर नॉर्थ ईस्ट विंड्स की वजह से। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? जो विंड्स मेडिटेरेनियन सी, टर्की, मेडिटेरेनियन सी, इटली, ये जो इस एरिया से विंड्स आ रही हैं इंडिया की तरफ, इनमें मॉइस्चर है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो वो वाली, इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये विंड्स बहुत ही हाई एरिया में, मतलब बहुत ही हाइट पे बहती हैं, तो इसीलिए इनको कोई कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। इनको अगर कुछ डिस्ट्रैक्ट करता है तो वो इंडिया के हिमालयाज ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स पे आ जाती हैं तो वहां पे ये सर्दियों में बारिश कर देती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, अच्छा नॉर्थ ईस्ट से निकल रही है, मतलब नॉर्थ में ईस्ट तरफ से बहना स्टार्ट किया है उन्होंने। तो जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो कि लैंड के एरिया से, लैंड सरफेस से बह रही हैं, वो जब बे ऑफ बंगाल से पास होती हैं तो वो तमिलनाडु की कोस्ट पे बारिश करती हुई जाती है। तो क्या होता है कि इंडिया में सर्दियों में दो जगह बारिश होती है, और दो रीजन से होती है। एक तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा, अब आ गया सीजन्स।
इंडिया में जो सीजन है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये तो पता ही है। अब जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसके अंदर भी 4 सीजन है, क्योंकि जो मानसून है वो ऐसा तो नहीं है सब जगह सेम रेनफॉल दे रहा है, तो वो रेनफॉल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कि कहीं ज़्यादा रेन है कहीं कम रेन है। तो जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें वेरिएशन है, और ये जो वेरिएशन है ये इसकी वजह से 4 सीजन्स क्रिएट हुए हैं। तो कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, और एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है। अच्छा, कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम बोलते हैं विंटर्स। कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट कब हो रहा है? नवंबर में स्टार्ट होता है, और कब तक चल रहा है? नवंबर फेब में। ये इसके पीक मंथ्स है, नवंबर फेब जनवरी, ये इसके पीक मंथ्स है। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर में बहुत सारा वेरिएशन है कि भाई जो जो एरियाज कोस्टल एरियाज के पास हैं, चेन्नई, केरला, गोवा, यहाँ पे जो है टेम्परेचर है वो 24-25 डिग्री की एवरेज में है। और वहीं जो एरिया नॉर्थ में है, कोल्ड वेदर में मतलब विंटर्स में जो एरिया नॉर्थ में लाए करते हैं, वहां पे कुछ एरियाज में माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, जैसे हिमाचल के कुछ पार्ट्स और उत्तराखंड हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, ये यहाँ पे तो जा रहा है टेम्परेचर माइनस में भी जा रहा है। और वहीं नॉर्दर्न प्लेन्स में जो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया में टेम्परेचर जा रहा है 10 to 15 की रेंज में। और यहीं वहीं नीचे कोस्टल एरियाज में वो टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन आ नहीं रहा है। तो ये है, ये विंटर सीजन इसको बोलते हैं। और जो फ्रॉस्ट होता है विंटर सीजन में, फ्रॉस्ट वो बहुत ही कॉमन है नॉर्दर्न प्लेन्स। अच्छा, फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट होता है कोई भी मॉइस्चर जब वो पत्तों पे, गाड़ियों पे जब वो जम जाता है, ऐसे हल्की सी बर्फ की एक लेयर सी बन जाती है, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो कभी सर्दियों में देखा होगा कि ओस पड़ती है, ओस, और वैसे घास के ऊपर सफेद सफेद सा हो जाता है हल्का हल्का, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। या फिर पत्तों के ऊपर सफेद सफेद सा हो जाता है, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। वो हल्की जो मॉइस्चर होता है वो फ्रीज हो जाता है नॉर्दर्न है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है। तो ये है हमारे जो विंटर कोल्ड वेदर सीजन है, विंटर्स है, उसकी खासियत। उसके बाद इन्हीं विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो ब्लो करती हैं। और अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से ब्लो कर रही है इसलिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? ये जो है लैंड का एरिया है, तो लैंड से ब्लो कर रही है मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होगा। तो जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ पहुंचेंगी तब उनमें मॉइस्चर होएगा, और वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके वो जो है तमिलनाडु की कोस्ट पे, अब तमिलनाडु में सारी रेनफॉल करेगी। तो जो तमिलनाडु की मैक्सिमम रेनफॉल है वो कहाँ से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से। और विंटर्स में जो रेनफॉल जो रेनफॉल आ रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो कहाँ से आ रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है। तो विंटर रेनफॉल लोकली जिसको महावत बोलते हैं, महावत। ठीक है। विंटर रेनफॉल जो महावत बोलते हैं वो राबी क्रॉप्स मतलब सर्दियों वाली क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया कौन सा पार्ट है? जो पेनिनसुलर इंडिया, ये वो वाला पार्ट है जो इंडिया का ट्रायंगल सा दिखता है। ट्रायंगल क्या है? ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स का एरिया है इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो जो पेनिनसुलर इंडिया वाला एरिया है, यहाँ पे कोल्ड सीजन कोई इतना ज्यादा वेरिएबल नहीं होता, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ऐसा लगता है कि गर्मियां सर्दियों में कुछ फर्क ही नहीं है, जैसे 5-6 डिग्री का ही डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे कोल्ड वेदर सीजन जो है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है। ठीक है। जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हमारा कोल्ड वेदर सीजन है वो बहुत ही डिफाइंड है। अच्छा, अब ये है मैप। ये मैप दे रखा है कि हमारी जो रेंज है वो किस तरीके से इंडिया में आ रही है। तो सबसे पहले वो एक्चुअल में आती है लक्षद्वीप में, जो कि इसमें इस मैप में नहीं अच्छे से बता रखा। अच्छा, लक्षद्वीप में सबसे पहले आई, उसके बाद वो कहाँ आएगी? लक्षद्वीप के बाद वो आएगी केरला कोस्ट पे। अच्छा, 1 जून दे रखा है, जो 1 जून की ये डेट दे रखी है, ये एक्चुअल में ये जो डेट है वो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये एक टेंटेटिव डेट है कि हाँ 1 जून के आसपास जो मॉनसून है वो हिट कर जाएगा केरला कोस्ट को। अच्छा, केरला कोस्ट को हिट करेगा 1 जून को, फिर 5 जून को थोड़ा और ऊपर, फिर गोवा की तरफ 10 जून, मुंबई और गोवा के आसपास, फिर 16 जून। इस तरीके से पूरे इंडिया को ये जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक इंडिया से रिट्रीट होना वापस स्टार्ट कर देगा, इंडिया से वापस जाना मानसून स्टार्ट कर देगा हिमालय से टकरा के।
अच्छा, अब आ गया हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन या फिर समर सीजन जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये समर जो सीजन है इसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सेम वही चीज कि भाई जो कोस्टल एरियाज है वहां पे तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से जो डिफरेंस था वो तो ज़्यादा आया ही नहीं। पर कुछ एरियाज़ हैं जैसे राजस्थान, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। और उसके बाद कुछ एरियाज़ हैं कश्मीर जैसे, यहाँ पे भले सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, भले गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पर इतनी ज़्यादा सर्दियाँ मतलब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आया है अभी। वहाँ पे अभी भी हल्की हल्की ठंड है। तो ये हॉट वेदर सीजन में भी हमारा जो कंट्री है उस कंट्री में अलग अलग एरियाज में टेम्परेचर में अलग अलग वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हॉट वेदर सीजन है। हॉट वेदर सीजन में अब होता क्या है, एक लू लू क्या होते हैं, लू एक लोकल विंड है जिसको, जो कि हॉट ड्राई। अच्छा, ये जो लोकल विंड्स है बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इस तरीके से लोकल विंड्स चलते हैं, इनके अलग अलग नाम है। तो वो अगर यूपीएससी के लिए अलग है तो इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत सारी लोकल विंड्स होंगी और उनके नाम होंगे कि कौन से एरिया में कौन सी लोकल विंड चलती है। पर इंडिया में एक लोकल विंड चलती है लू। ठीक है, ये जो लू है वो कौन से स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड है। ठीक है, ये ज्यादातर डे में होती है। ठीक है, और ऐसे बोलते हैं कि लू लग जाएगी नॉर्दर्न प्लेन्स में, ऐसे ये बहुत ही कॉमन बात है कि अब बच्चों को अपने उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि लू लग जाएगी, बाहर मत लगो, मतलब गर्म हवाएं लग जाएंगी, बीमार हो जाओगे। ठीक, तो अब क्या है, अब ऐसे ही वेस्ट बंगाल में भी लोकलाइज्ड विंड्स और थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जिसको काल वैशाखी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद केरला में मैंगो शावर्स होते हैं। अच्छा, याद रखना है केरला और कर्नाटका में मैंगो शावर्स होते हैं, मैंगो शावर्स। ठीक है, तो मैंगो शावर्स कब हो रहे हैं, समर में। समर में ये हॉट वेदर सीजन में मैंगो शावर्स होते हैं जब गर्मियां पड़ रही होती हैं। तो अभी मॉनसून स्टार्ट नहीं हुआ है, पर कहीं ये थंडरस्टॉर्म प्री मॉनसून है, मतलब मॉनसून से पहले ही केरला और कर्नाटका में मैंगो शावर्स हो जाते हैं। अच्छा, अब आ गया एडवांसिंग मॉनसून, द रेनी सीजन, ये जिसके बारे में हम मेनली इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, मॉनसून। तो एडवांसिंग मॉनसून, अब ये रेनी सीजन स्टार्ट कब हो रहा है, वही जून से, जो हमने ऊपर उसमें भी देखा मैप में कि जून से स्टार्ट होता है। लो प्रेशर कंडीशंस जब नॉर्थर्न प्लेन्स में क्रिएट होते हैं तब स्टार्ट होता है। साउथ वेस्ट वाली ये विंड्स होती हैं जो कि इंडिया की तरफ आ जाती हैं, वाटर कैरिंग विंड्स होती हैं, इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, इसीलिए ये वाली विंड्स इंडिया में आ जाती हैं। अच्छा, जो रेनफॉल का पैटर्न है इंडिया में, वो क्या पैटर्न है कि जो रेनफॉल है वो मैक्सिमम आती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब हम वेस्ट से मान लो ये जो गुजरात राजस्थान ये वाला एरिया है, और जो ये ईस्ट में वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा ये वाला एरिया है। तो जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो रेनफॉल जो है वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होगा, मैक्सिमम रेनफॉल होगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, तो इसी तरीके से रेनफॉल घटता चला जाता है। तो अब ये जैसे ये दिखा रखा है, ये नीचे एक मैप है रेनफॉल का कि एनुअल रेनफॉल एवरेज क्या है। देखो एनुअल रेनफॉल में तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज हैं उसमें रेनफॉल अब 400 पड़ रहा है, या फिर जो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिसमें मेनली अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, त्रिपुरा, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में या फिर हमारी वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट पे, ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ, तो यहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये है, ये जो ये एरिया है सेंट्रल इंडिया, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इस एरिया में भी बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है। उसके बाद जो है कुछ एरियाज बहुत ही ड्राई रह जा रहे हैं, तो उसमें से एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है, वो एरिया है ये वाला, वो एरिया है ये वाला। अच्छा, ये एरिया में खास चीज क्या है, ये जो एरिया है, तो ये एरिया एक्चुअल में जो वेस्टर्न घाट्स है उसकी लीवर्ड साइड है। तो इसकी लीवर्ड साइड में
तो जो विंडवर्ड साइड है उस साइड तो बहुत बारिश पड़ रही है, लीवर्ड साइड की तरफ बारिश बची नहीं रही है। रेनफॉल जो रेनफॉल कैरिंग क्लाउड्स हैं वो उधर ही वस्ट हो जा रहे हैं, वो विंडवर्ड साइड में ही वस्ट हो जा रहे हैं और इधर इस साइड आ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले एरिया में रेनफॉल कम पड़ रहा है। उसके बाद कुछ एरिया हैं ये राजस्थान वाले, यहाँ पे भी बारिश कम पड़ रही है, क्योंकि यहाँ से क्या आता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वो ऊपर, ये वहाँ पे एक मैप है, इस मैप में देखो, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे अरावलीज हैं, तो अरावलीज की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है, और डिफ्लेक्ट होके ये जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला एरिया है यहाँ पे बारिश पड़ ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया का ये रेनफॉल पैटर्न है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल समझ आ गया। अब आता है रिट्रीटिंग मानसून क्या है। रिट्रीटिंग मानसून वो है जो सर्दियों में पड़ रहा है, जो अब जो मानसून है वो अक्टूबर में वापस जाना स्टार्ट कर देगा। अब क्योंकि वो हिमालय से टकराएगा, हिमालय से टकरा के वापस जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि अब जो सन है वो शिफ्ट हो गया, सन शिफ्ट होकर नीचे चला गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो वेरिएशन थी वो चेंज हो गई है। तो अब क्या है, जो हाई प्रेशर कंडीशंस है, मतलब हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर तो मतलब सर्दियां आने वाली हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। और लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ है इस टाइम ओशियंस में। ओशियन कौन सा, इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में जो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, विंड्स जो है अक्टूबर में वहां पे मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जब वो मूव करेगी तो क्योंकि इन वाली विंड्स में अब कोई ज़्यादा मॉइस्चर बचा नहीं है, तो ये अब बिल्कुल ड्राई विंड्स है, ठीक है। अब ये ड्राई विंड्स नीचे की तरफ जा रही है। अभी ये रिट्रीटिंग मानसून की जो विंड्स जा ही रही थी, इनमें जब ये थोड़ा बहुत अगर इनमें बारिश बची होगी कहीं से, या फिर ये कलेक्ट कर लेंगी पानी, तो कहीं कहीं बारिश करके चली जाएगी। तो अच्छा, अब होता क्या है कि जो रिट्रीटिंग मानसून है इसकी खास चीज क्या है, ये तो क्लियर स्काईज होंगे, हाई टेम्परेचर होगा, और इसी टाइम अक्टूबर हीट होगी। अक्टूबर हीट क्या होती है कि अभी लैंड थोड़ी स्टिल मॉइस्ट है, मतलब अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई है, तो चिपचिपा सा मौसम हो जाएगा, चिपचिपा सा मौसम हो जाएगा, गर्मी होएगी, हॉट एंड ह्यूमिड हो जाएगा, तो इसको अक्टूबर हीट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर के बाद अब टेम्परेचर फॉल करना स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। अच्छा, अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जैसे अब इंडिया की यहाँ पे लिखा है कि मॉन्सिरम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इज ऑल्सो रेप्यूटेड स्टेलमाइट एंड स्टेलासाइट केव्स। ये मौसिरम कहाँ है, ये मेघालय में है, तो ये वेटेस्ट प्लेस है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश पड़ती है। अच्छा, इसका भी एक फिनोमिना है कि ये यहाँ पे ये वेटेस्ट प्लेस क्यों है, तो ये एक्चुअल में इसलिए वेटेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे 4 हिल्स हैं, वो 4 हिल्स की वजह से क्या होता है, जो रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं वो बीच में अपने आप ही राइज होते हैं, राइज होने के बाद वो उन वो उस उन हिल्स के बीच में फंस जाते हैं वो क्लाउड्स, और वो बार बार वहां से राइज होके वहीं पे बारिश करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मौसिरम जो है इसीलिए बहुत ही वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पे, तो ये हमारी मेघालय में है ये वाली प्लेस। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल क्या है इंडिया में, अब रेनफॉल का भी एक पैटर्न है कि रेनफॉल भी क्या है, जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, इंडिया के वेस्ट की तरफ, ईस्ट से, तो रेनफॉल घटता चला जाएगा, और रेनफॉल हमारा जो है वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा है, वेस्ट की तरफ कम है। इसी तरीके से कोस्टल एरियाज में ज़्यादा है और ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स में कम है। उसके बाद अच्छा, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, ये बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि मानसून की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मानसून की इम्पोर्टेंस क्या है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में, वैसाखी हो गया, उसके बाद पोंगल हो गया, बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं। वो बस इसीलिए मनाए जाते हैं क्योंकि मानसून के आने के बाद फसलें एकदम लहरा जाती हैं, फसलों में फसलें ग्रीन हो जाती हैं, तो उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं मानसून की वजह से, जो फसलें पक जाती हैं उसकी वजह से भी। तो बारिश के लिए ऐसे बहुत सारे पुरानी मूवीज में गाने भी हैं। तो ये मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि मानसून ने एक कल्चर इंडिया में पैदा किया है, और मानसून की वजह से ही इंडिया में जब इरिगेशन सिस्टम नहीं था, तो मानसून ही इंडिया को
हमेशा से बारिश देता आया है, पानी देता आया है, इरिगेट करता आया है इंडिया के फील्ड्स को। तो इसीलिए मानसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड भी है।